गुड इवनिंग दोस्तों। सबको आवाज आ रही है क्लियर? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा वेबिनार है जिसमें आपको एमपीपीएससी की सारी स्ट्रेटजी, जैसे प्रीलिम्स आप पास में है, लगभग 100 डेज हमारे पास बचे हुए हैं और जिसमें सारी चीज़ें हमको कवर करनी है, उसके साथ रिवीजन करना है, टेस्ट लगाने हैं और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं जो सर हमको शेयर करेंगे। सर का नाम है शुभम वर्मा। जैसा कि आपने देखा था कि ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और उसके अलावा 2 बार ये सिलेक्टेड हैं, वर्तमान में डीएसपी के पद पे सिलेक्टेड हैं। तो स्वागत है आपका सर। सर आप वो Thank you very much, first of all, for providing me this huge platform to share my journey, strategy, as well as all my learning experience with the young and dear and near aspirants. फर्स्ट ऑफ ऑल, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मेरा परिचय दिया गया अभी, मेरा नाम शुभम वर्मा है और मैंने हाल ही में एमपीपीएससी 2024 में डीएसपी के रूप में सिलेक्शन लिया है। मैं 1 मिनट के लिए टोक रहा हूँ शुभम आपको। जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही होगी। चूंकि अभी प्रीलिम से है, नेगेटिव मार्किंग आ गई है, तो हम लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसा ब्रिलियंट व्यक्ति जिसने अभी हाल में ही एग्जाम क्रैक किया हो और जिसकी बहुत अच्छी रीच रही हो, तो उसमें से जो बेस्ट ऑप्शंस दिखा तो शुभम बेसिकली नजर आए। तो मैंने शुभम से बात की कि आपके लिए एक वेबिनार हम लोग आयोजित करें। तो आज आप लोगों से शुभम जुड़ रहे हैं। आप लोगों के जो भी डाउट्स रहे, बेसिकली एक जनरल स्ट्रेटजी को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। प्रीलिम्स की, मेंस की, नेगेटिव मार्किंग में क्या अप्रोच हो और आगे 4 महीने में हम लोग किस तरीके से तैयारी बेसिकली कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी आज आप लोगों के साथ जुड़ने वाला था शुभम के साथ, पर चूंकि मैं अभी बाहर आ गया हूँ तो मैं अभी जुड़ नहीं पा रहा हूँ। पर मुझे उम्मीद है कि जो रणनीति, जो टिप्स वो बताएंगे, आप उनको नोट डाउन करेंगे। और साथ ही साथ जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, जो भी जेन्युइन डाउट्स रहेंगे, देखो बहुत सारे मैसेजेस रहेंगे, तो सारे मैसेजेस तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं देख पाएंगे। पर जो जो कॉमन डाउट्स रहेंगे वो उन पे जरूर आपको आंसर करेंगे, है ना। तो आप लोग बड़िए इत्मीनान से, जो भी आप लोगों के प्रश्न रहे, जो भी स्ट्रेटजी है, किस तरीके से पढ़ना है, एक मोटिवेशन की किस तरीके से, दो दो सिलेक्शन एडी एजुकेशन, हालांकि उस समय भी डीएसपी बन सकते थे, फिर इस बार इन्होंने डीएसपी भरी और ले दे के नियति पुलिस डिपार्टमेंट में लेके आ गई है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है पुलिस डिपार्टमेंट में। और आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार में भी, कि आप लोग इसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए और फिर उसके बाद मैं जुड़ता हूँ आप लोगों से लास्ट में। ठीक, ओके। थैंक यू वेरी मच ललित भैया, इतना अच्छा परिचय के लिए। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जुड़ गए होंगे। तो डियर मैनेजमेंट, शुड आई स्टार्ट टू प्रोसीड? क्या मैं एकदम फॉर्मली टॉक अप शुरू करूँ? या एनीवन फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम? जी सर, शुरू कर सकते हैं आप। जी। तो देखिए, बेसिकली सबको पता है हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इट्स अ 3 फेज एग्जाम, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है। प्रीलिम्स में मैं जनरली कम बात करता हूँ, बिकॉज प्रीलिम्स बेसिकली एक सिंसियर एस्पिरेंट है, वो उतना कठिन जाता नहीं है। प्रीलिम्स आप 2 से 3 अगर अटेम्प्ट दे दिए हैं तो प्रीलिम्स आपके समझ में आ जाता है, प्रीलिम्स की नस आप पकड़ लेते हैं। बट चूंकि दिस टाइम समथिंग न्यू, प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हमारे एमपीपीएससी, तो हमें प्रीलिम्स के बारे में भी चर्चा शुरू करते हुए प्री मेंस और इंटरव्यू लास्ट तक में जाना है आज के वेबिनार में। सो सी, प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड मेमोरी रिटेंशन। क्या यहाँ मतलब सभी हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, या हमें इंग्लिश मीडियम को फॉलो करना है? मैं इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम से आपसे बात करता हूँ, जिससे हमारे सारे विद्यार्थियों के उनके प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजी उनके साथ शेयर हो जाए और सारे प्रॉब्लम्स उनके एड्रेस हो जाए। तो चूंकि हम प्री की बात करते हैं, तो हाल ही में एमपीपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दिया 1/3 की। मतलब अब आपको सही, एक सही आंसर पे आपको 3 नंबर मिलेंगे, और वहीं अगर आपका एक गलत होता है तो आपके अर्नड स्कोर में से, जो आपने अर्जित स्कोर किया है, उसमें से 1 नंबर कम हो जाएगा प्रत्येक गलत आंसर पे। ये सभी लोगों को पता होगा। अब हम आपको बेसिकली बताएं, प्रीलिम्स में मेरा एक फॉर्मूला सभी लोग लिख लीजिए। मैं हमेशा से प्रीलिम्स में एक फॉर्मूला लिखता हूँ, MTR,
मैंने तीन प्री दिए हैं, दो में सिलेक्शन लिया है, तो वो एमटीआर फॉर्मूला काफी प्रोडक्टिव, काफी यूजफुल रहा है मेरे लिए। एमटीआर फॉर्मूला मतलब है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। 10 की 10 यूनिट को आपको इतना रिवीजन कर लेना है, इतने ऑब्जेक्टिव्स लगा लेने हैं कि आपको इतना फायदा मिले कि जो फाइनल एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, तो क्वेश्चन बेसिकली आपको ऐसा दिख जाए कि यार इस क्वेश्चन को लगभग 10 से 20 बार मैंने एज इट इज किया है। वो ऑप्शंस भी मुझे याद आ जाते थे कि सी नंबर पे इसका सही आंसर है। इतने ऑब्जेक्टिव्स लगाए थे। प्रीलिम्स में जो कुछ पुरानी स्ट्रेटेजी है, जो नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो एमटीआर है और ऑब्जेक्टिव्स है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन सारी यूनिट का, और ऑब्जेक्टिव, ये दो चीजें लिखना चालू करिए। आज के वेबिनार के मैं चाहता हूँ हम एक नोट्स बनाएं, और जो लोग चाहें उसको फॉलो करें, और ये स्ट्रेटेजी काफी प्रोडक्टिव होने वाली है आपके लिए। तो हमने दो चीजें अभी बोली हैं, पीवाईक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स एंड एमटीआर। हमेशा मैं मुझसे बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं कि प्री के लिए कुछ ऐसा बताओ, तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि पर्टिकुलरली मैंने फॉलो किया है अपने केस में। मैं लास्ट की 4 यूनिट को एमपीपीएससी की उनको गोल्डन यूनिट्स मानता हूँ। तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो लास्ट की 4 यूनिट्स को गोल्डन यूनिट्स के रूप में आप अंकित कर लीजिए। गोल्डन यूनिट्स इन द सेंस कि इन यूनिट्स में आपको इतना रिवीजन करना है, बिकॉज सी लास्ट की 4 यूनिट्स कौन सी आ रही है हमारी, 7, 8, 9, 10। सेवन में क्या है, साइंस एंड टेक। एट्थ में क्या है, करंट अफेयर्स। नाइन्थ में क्या है, आईसीटी। और 10 में क्या है, ट्राइब्स। इन यूनिट को हमें इतना रिवीजन करके जाना है कि ये यूनिट कंफ्यूजन पैदा करती हैं। ये रोबोट किस कंपनी का था, हम लास्ट दो में कंफ्यूजन हो रहे होंगे। ये डांस किस टाइप का था, हम कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये ग्लैंड किस का सब ग्लैंड है, या ये हार्मोन कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, हम इसमें कंफ्यूज होते हैं। काफी गोल्डन यूनिट्स हैं, और यही हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं एग्जाम्स में। तो मैं अपने केस में इन चारों यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाता था, इनको कभी भी इग्नोर नहीं करता था। पहले बीच में एमपीपीएससी में देखा गया है कि करंट अफेयर्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था, बट हाल ही के 3 से 4 प्रीलिम्स अगर आप देख लेंगे तो एक डिसेंट परसेंटेज में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी वो इन्वॉल्व कर रहा है अपने फाइनल क्वेश्चन पेपर में। ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स 2026 में इग्नोर करके नहीं जा सकते। तो यूनिट 8 आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। सोर्सेज आपके अलग अलग हो सकते हैं। एक और बात मैं प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि स्टे विथ वन सोर्स। आप बहुत सारी किताबें ना पढ़ें, आप एक किताब को बहुत बार पढ़ लें। 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब 10 बार पढ़ लो। तो फिर उस जो बुक आपने 10 बार पढ़ी है उसमें आपकी मास्टरी हो जाती है। एक एक पेज, एक एक लाइन आपको समझ में आ जाती है, एक एक पेज, एक एक लाइन आपको रटी हुई होती है। तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करें। एक और चीज, अभी हम बात कर रहे हैं स्पेशली एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स 2026 में, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और हम बता आज हम लगभग 10 जनवरी को ये बात कर रहे हैं। हमारे पास पूरी जनवरी है, पूरी फरवरी, मार्च और फिर अप्रैल लास्ट में हमारा एग्जाम है। लगभग 2.5 3 महीने हमारे पास ऑलमोस्ट हैं। तो मतलब हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है प्रीलिम्स के लिए। अगर हम आज की डेट से भी प्री अपना डेडिकेटेड प्री की तैयारी शुरू करें, तो हम बहुत अच्छा पढ़ के बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर अभी इसके पहले तक भी हमने बहुत कुछ, हमारी जो स्टडी है वो रूटीन में नहीं थी, या हम थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड थे, या हम कुछ और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो दिस इज नॉट टू लेट। हम आज की डेट में भी अगर तैयारी शुरू कर सकते हैं, तो हमें काफ़ी प्रोडक्टिव तैयारी का समय मिल जाएगा, और हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स 2026 के लिए मेरी जो स्ट्रेटजी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट की 4 यूनिट पीवाईक्यू, 2005 से लेके 20-25 साल की पूरी पीवाईक्यू लगा दीजिए। एमपीपीएससी की एक बहुत अच्छी हैबिट है, तो अपने क्वेश्चंस को रिपीट करती है। जब अपने क्वेश्चंस को रिपीट करती है, तो हम अगर पीवाईक्यू लगाते हैं ना, तो बहुत इजीली बन जाता है। और एक और चीज़ मैं प्रीलिम्स के पहले फॉलो करता था, मैं प्री एग्जाम के एक दिन पहले ही पीवाईक्यू रिवाइज करके जाता था। तो उससे दो तीन जो भी पीवाईक्यू मुझे एग्जाम में मिलते थे, तो वो मुझे एकदम ताज़ा ताज़ा रिवाइज करके गया था, तो उसमें मुझे डाउट नहीं रहता। ठीक है। ये तो कुछ स्ट्रेटजी हो गई जो अभी तक हम फॉलो करके आए हैं। अब जो नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि कम से कम हमें 85 to 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। हम ऐसा काम हमारा नहीं चल सकता कि हम 60 से 65 या 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके घर आ जाएं और 30 क्वेश्चन छोड़ दें, और हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमें मेंस लिखने बुलाया जाएगा। तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, आपको 85 to 90 क्वेश्चंस को एड्रेस करना पड़ेगा। 10 क्वेश्चंस बहुत हार्डली आपको मुश्किल परिस्थितियों में अलाउ करेंगे, कर सकते हैं कि फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाए, बट मेरे हिसाब से आपको 85 से 90 क्वेश्चंस तक टिक करके आने चाहिए। क्योंकि जब आप फिल्म्स देखेंगे, और अगर आपने 1.5 2 महीने अच्छे से पढ़ाई करी है, तो आपको 70 से 75 क्वेश्चन वैसे ही बन जाएंगे।
75 क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं। उन्हें समझ में आ रहा होगा कि जब भी फिल्म्स के क्वेश्चंस हम देखते हैं तो हमें 60 से 70 क्वेश्चन तो हम बहुत अच्छे से। एम आई ऑडिबल टू ऑल? मैसेज पड़ा हुआ है, वॉइस नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? ओके। ओके, ठीक है। सो बेसिकली हमें 85 क्वेश्चंस एड्रेस करने हैं, 85 to 90 क्वेश्चंस, और 70 क्वेश्चंस ही लगभग हमें पहले राउंड में, जब हम एमपीएससी टिक करते हैं तो पहले राउंड में 65 से 70 क्वेश्चन ही हमसे बनते हैं। एक मैं भी एक एवरेज एस्पिरेंट रहा हूँ, मुझसे इतना ही बनता था। वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं जिनको बहुत अच्छे फैक्ट क्लियर रहते हैं, उनको वो सीधे 80-85 क्वेश्चन पहले ही उसमें राउंड में क्लियर कर देते हैं। प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने के मैं जो 3 राउंड में प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करता था, पहले राउंड में मैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेता था जो क्वेश्चंस मुझे एकदम सटीक तरीके से आ रहे हैं, जिनमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है, जिनमें मैं 100% श्योर हूँ। उन क्वेश्चंस को मैं पहले अटेम्प्ट कर देता था। फ्री मेरा अटेम्प्ट करने का भी तरीका आप अगर जानना चाहें तो बताता हूँ कि मैं लास्ट मोमेंट के लिए वेट नहीं करता था कि ओएमआर शीट में मैं फिलअप करूंगा। मैं 10 क्वेश्चन से देखता था और 10 क्वेश्चंस फिर इसमें फिलअप करता था, ओएमआर में भर लेता था। ऐसे ऐसे करके लगभग 1 सवा घंटे में मेरे 70 से 75 क्वेश्चंस हो जाते थे, और वो ओएमआर में सही तरीके से विथ प्रिसीजन वो भर भी जाते थे। तो अब मुझे जो अगले बचे 40-45 मिनट हैं, मुझे उन क्वेश्चन पर ध्यान देना है जो 20-25 क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे, और सिर्फ उन्हीं को ओएमआर में भरना है। बहुत सारी गलतियां एस्पिरेंट से चर्चा करते दौरान हमको ये भी मिली है कि उनको आता सब था, बट उनने कुछ गलत आंसर्स भर दिए हैं, जिसकी वजह से उनका प्रीलिम्स रुक गया है। हाल ही में लास्ट प्रीलिम्स 2024 में मेरा एक दोस्त था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसने ये गलती करी थी कि सीक्वेंस में उसने एक का गलत भरा, पर लाइन से उसके 10-15 क्वेश्चन गलत ही भरे गए उस रो के पूरे ओएमआर सीट के। ये गलती हमें नहीं करनी, ठीक है। 85 से 90 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। हम 10 क्वेश्चन में तुक्का लगाएं, क्योंकि 70 से 75 क्वेश्चन हमसे आ ही रहे हैं अगर हम 2-2.5 महीने की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। पर हमें 10 क्वेश्चन में चांस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हम एकदम श्योर नहीं है, बट हमको कुछ तो आ रहा है। क्योंकि जब हम नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम्स को देते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम बहुत कम अटेम्प्ट करके आते हैं। पर जब हम मिलते हैं और लोगों से एक एनालिसिसमेंट लेते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है लोगों ने हमसे ज़्यादा अटेम्प्ट करे, तो उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमें कम अटेम्प्ट करके नहीं आना है। नेगेटिव मार्किंग है तो बेसिकली उन विद्यार्थियों को फायदा मिलने वाला है जिनने अच्छे से तैयारी करी है, जिनको पता है कि इसका आंसर ये है, जो एकदम श्योर है, उन विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। नो डाउट इट इज़ वेरी पॉजिटिव एज वेल एज वेलकमिंग इनिशिएटिव ऑफ एमपीपीएससी। वी आर स्ट्रगलिंग फॉर दिस सिंस लास्ट 2 years। हम पिछले 2-3 साल से इसकी डिमांड थी नेगेटिव मार्किंग की, जो आज अब लागू हो चुकी है। तो इससे जो सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं, आई वुड से उनको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आपको लगभग अभी जितना टाइम है प्री निकालने के लिए, और क्या करें। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप आज से ही शुरू कर सकते हैं तो आप पूरे 1 से 10 तक की यूनिट को पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं डेली। अभी आप एक रेजोल्यूशन ले लीजिए आज के वेबिनार के बाद कि डेली 50 ऑब्जेक्टिव लगा के सोएंगे। ये आपका प्रीलिम्स का रेजोल्यूशन हो गया। कितने लोग तैयार हैं डेली 50 ऑब्जेक्टिव लगा के सोने के लिए? मतलब दिन में सुबह दोपहर या शाम को 50 ऑब्जेक्टिव आप लगाएंगे फिर सोएंगे। कुछ न सी, यू नो व्हाट, sacrifice for what you want, otherwise what you want becomes a sacrifice. You have to sacrifice, you have to struggle, you have to motivated, stay motivated, सही है ना? तो आज से आप एक संकल्प लीजिए, जितने व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं डेली 50 ऑब्जेक्टिव लगाएंगे और फिर सोएंगे, चाहे वो दिन में लगा लें, दोपहर में लगा लें, या शाम को लगा लें। सो ऐसे हम इस प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करेंगे। नेगेटिव मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया है कि लगभग कोशिश करिए 85 to 90 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए एग्जाम में। 10 क्वेश्चन जो बहुत हार्ड क्वेश्चन हैं, जिसमें आप एकदम श्योर हैं कि नहीं बनेगा, इवन गलत ही लगा के आओगे, वो छोड़ के आना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग से इतना डरना नहीं है कि यार हम नेगेटिव मार्किंग है तो 50-60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आए, वो आपको नुकसान दिला देंगे। लास्ट की 4 गोल्डन यूनिट्स को पढ़ना है, और लास्ट 4 ये गोल्डन यूनिट्स हैं। इट डजेंट मीन कि जो बची हुई यूनिट्स वो प्लास्टिक की हो जाएंगी, मतलब बिल्कुल यूजलेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें उन यूनिट्स को भी उतनी ही शिद्दत से पढ़ना है। आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिट्स जो जिनमें लोग गलतियां करते हैं और उनसे क्वेश्चंस भी अच्छे तरह से आते हैं। तो इन यूनिट्स को अच्छे से पढ़ें। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स। और किसी को कुछ लग रहा है कि प्रीलिम्स में और क्या बात होनी चाहिए तो आप रिगार्डिंग प्रीलिम्स आप अपने डाउट्स मुझे बता सकते हैं।
+-6 के लिए डीएसपी के लिए चश्मा अलाउड है। 2-3 नंबर से रुकता है, मतलब आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है बहुत अच्छे से आप एग्जाम को फोकस करके उस एग्जाम को अटेम्प्ट करिए। पहली बार में जो आंसर याद आ रहा है उसको हमेशा वो सही होता है ऑलमोस्ट। घटना चक्र पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी के लिए ठीक है। मेंस 2025 भी है और 2026 का प्रीलिम्स है, क्या करें उसके लिए मेरा जो बेस्ट ये है कि आप फ्रेगमेंटेड वे में स्टडी करिए। 5 घंटे प्री पढ़िए, 5 घंटे मेंस पढ़िए। अब आप बोलेंगे 10 घंटे, तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा, तभी हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑर्डिनरी काम करके हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए बुक सजेस्ट करिए। ऑब्जेक्टिव के लिए अरिहंत की बुक आती है, पुणेकर की बुक आती है पीवाईक्यूज के लिए। घटना चक्र की बुक भी लगा सकते हैं। और आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को एड्रेस करने का। हमें ये नहीं देखना है कि हम ये टेस्ट क्यों लगाए, वो टेस्ट क्यों, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाने चाहिए। यू ऑल गाइस जस्ट हैव टू क्रेव फॉर द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस के लिए आप, है ना, ऐसे क्रेव करने लगोगे, लाओ क्वेश्चन मैंने तो पढ़ लिया। आप चाहें तो एक अपना हेल्दी व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं, जिसमें आप डेली, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते थे, हम 5 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते थे और उसमें हम पांचों दिन में सुबह शाम कभी भी 10 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए डाल देते थे। तो हमें डेली 50 क्वेश्चन मिल जाते थे, है ना। हम कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं करते थे, तो डेली हमें 50 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे थे। 50 में खुद लगा लेता था, 100 क्वेश्चन ऐसे मेरे डेली हो जाते थे। तो 20-25 दिन में ही प्री की ठीक ठाक तैयारी हो जाती थी। तो आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, लॉन्ग और एकदम घिसी पिटी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करना। यू आर मॉडर्न एस्पिरेंट्स, तो आपको इस मॉडर्निटी की जो नीड है उस हिसाब से तैयारी करना है, तो आपको जल्दी सिलेक्शन भी होगा और फायदा भी मिलेगा। तो आई थिंक इट्स ऑल फॉर द प्रीलिम्स। लेट्स गो टू द मेंस। शुड वी मूव टू द मेंस फेज? आपके कुछ लोगों के प्रीलिम्स के डाउट बच रहे हैं। एमपीजीके के लिए बहुत फेमस बुक है, मुझे नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको उससे ही करना है। इंग्लिश मीडियम एमपीजी के मत पढ़िए। ये एक व्यक्ति है वो लिख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में एमपीजी के, तो देखो क्या है कि आप पेपर 4 तक तो इंग्लिश मीडियम, मेरा भी इंग्लिश मीडियम ही रहा है मेंस में, बट मैं हिंदी मीडियम से भी एमपी पढ़ने में मुझे कभी कोई परेशानी नहीं रही। हिस्ट्री भी मैंने ऑलमोस्ट इंग्लिश मीडियम से 3-4 बार पढ़ने के बाद एक बार हिंदी मीडियम से भी पढ़ी थी। क्या है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं स्टार्टिंग के 4 पेपर में अच्छे स्कोर करते हैं, बस पेपर 5-6 में बहुत अंडर स्कोर करते हैं, तो उस चक्कर में उनकी रैंकिंग भी पिछड़ जाती है और सिलेक्शन भी रुक जाता है। तो एमपीजी की हिंदी में ही पढ़िए। नाउ लेट्स गो टू द मेंस पार्ट। as it appears at the name suggests, it is means, it is the main phase of exam। ये इस 3 फेज जो हमारे एग्जाम के चरण के प्रोसेस हैं, सबसे मुख्य चरण मेंस ही है, जो कि उसका नाम भी बताता है। मेंस हमारा लगभग 1600 नंबर, 1500 1685 नंबर का हो रहा है ओवरऑल एग्जाम, जिसमें मेंस का अच्छा खासा स्कोर है। शुरू के 4 पेपर हमारे 1200 नंबर के हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। फिर पेपर 5 200 नंबर का, 1400 हो गया। 100 नंबर का हमारा पेपर 6 निबंध वाला, यानी टोटल 1500 नंबर के हमारे मेंस हैं। अब आप देखें कि अगर मेंस में आप 900 तक, 900 नंबर तक स्कोर कर लेते हैं, तो आपका डेप्यूटी कलेक्टर का पद, जो टॉप मोस्ट पोस्ट है, डीसी डीएसपी, इसको आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर आप इंटरव्यू पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, बट ये इतना आसान नहीं है 900 नंबर तक पहुंचना। तो मेंस जो है, मैं आपको बताऊं, मैं मेंस को इसलिए भी इंपॉर्टेंस देता हूं कि आज मैं आपके सामने एज अ डीएसपी बात कर रहा हूं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई मेंस स्किल्स एडी एजुकेशन बना। तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई मेंस स्किल्स, बिकॉज इन माई वेरी फर्स्ट इंटरव्यू आई गॉट 72 marks, and in this 2024th interview I got only 80 marks. So I'm very disappointed about my interview marks, but still I would say कि इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना है आपको। तो मैं मेंस का बता दूं कि मैं आज डीएसपी हूँ तो सिर्फ अपने मेंस की दम पे, तो आप समझ सकते हो मेंस की इंपॉर्टेंस, कि हमें मेंस को क्यों इतना इंपॉर्टेंस देना है, मेंस क्यों हमारी नैया पार कराए। ओके, सी, पहली चीज जो मैं मेंस के बारे में बताना चाहूंगा कि
एमपीपीएससी हमसे एक्सपेक्ट कर रही है सामान्य अध्ययन के बारे में, हमको पढ़ते पढ़ते विशेष अध्ययन में नहीं घुसा। ठीक है, इट मीन्स योर स्टडी शुड बी ओनली सिलेबस ओरिएंटेड। हमें अननेसेसरी गार्बेज अपने दिमाग में नहीं भरना है। सिलेबस जो है, हम अपने सिलेबस सामने रख लेना है। सिलेबस में यूनिट 1 ले लो, उसका पहला जो टॉपिक है उसको अंडरलाइन करना है, उसके नोट्स बनाना है, और अच्छे नोट्स बनाना है। आप दो तीन सोर्सेस को रख के गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रुप, इन सब एआई का यूज करके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो मेंस एग्जाम में आपके खुद के नोट्स बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे सारांश में जो ललित भैया ने नोट्स बनाए हैं, इट इज क्वाइट गुड। मैंने भी बहुत सारे नोट सारांश से ही पढ़े हैं, तो इनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। और दो तीन जगह के सोर्सेज के आप नोट्स लेके फिर एक अपने खुद के नोट्स बनाइए, फिर वो दो तीन जगह के जो नोट्स हैं उनको साइड में रख दीजिए। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पास, मैंने जिन बुक से, जिन सोर्सेज से पढ़ा है, मेरे पास आज एक भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ खुद अपने हैंड रिटन नोट्स रखे हुए हैं आज। मैं दो तीन सोर्सेज से नोट्स बनाता था, उन सभी सोर्सेज को किसी एस्पिरेंट को दे देता था, वो पढ़ते रहते थे, और मैं सिर्फ अपने नोट्स को पढ़ता था। क्यों? क्योंकि उन सबका निचोड़ मैंने एक जगह रख लिया है। अब मुझे उन सोर्सेज की जरूरत नहीं है, मुझे अब सिर्फ अपने लिखे हुए नोट्स को रिवाइज करना है। योर हैंड रिटन नोट्स, योर सेल्फ नोट्स इज वेरी क्रूशियल फॉर मेंस एग्जाम। सेकेंडली, हमें नोट्स बनाना है तो पीवाईक्यू की हेडलाइन लाइन टू लाइन बनाना है। मतलब उसमें जो लिखा है वो A to Z पूरा नोट्स में उसी से संबंधित बनाना है, उसके आसपास रहते हुए बनाना है, हमें भटक नहीं जाना है नोट्स बनाते टाइम। ठीक है, जब हमारे पूरे मेन नोट्स तैयार हो जाते हैं, उसके बाद हम सिनॉप्सिस बनाते हैं। हमें दो प्रकार के नोट्स इस जर्नी में बनाने पड़ेंगे। एक होंगे मेन नोट्स हमारे, जो काफी एनालिटिकल होंगे, जो काफी वृहद होंगे, जो काफी बड़े होंगे। दूसरे होंगे सिनॉप्सिस, जो संक्षिप्त रूप में बनाते हैं। क्योंकि हमारे पास हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के एस्पिरेंट्स हैं, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस। तो हमें दोनों लैंग्वेज में नोट्स बनाने, मतलब दोनों तरीके के नोट्स बनाने हैं, एनालिटिकल और सिनॉप्सिस। ठीक है, सिनॉप्सिस में हमें क्या करना है, हमें कोशिश ये करना है कि हमारे मेन नोट्स का 4 पेज हमारे सिनॉप्सिस के 1 पेज में आ जाए। सिनॉप्सिस में हम पैराफ्रेजिंग नहीं करते जब हम सिनॉप्सिस बनाते हैं। आप लिख लीजिए सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं। अगर आप कुछ नोट कर रहे हैं तो आई वुड से कि हाउ टू मेक सिनॉप्सिस में आप कुछ ये पॉइंट्स लिख लीजिए। सिनॉप्सिस में कभी आप पैराफ्रेजिंग नहीं करते, नो पैराफ्रेजिंग इन सिनॉप्सिस। ठीक है, सिनॉप्सिस में कभी आप डेफिनेशंस नहीं लिखते। सिनॉप्सिस में आते हैं सिर्फ की पॉइंट्स। सिनॉप्सिस में आप वो चीज नहीं लिखते जो आपको हमेशा याद है। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश का निर्माण कब हुआ? 1956, 1 नवंबर 1956। ये डेट आप अभी सिनॉप्सिस में कभी नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये कभी नहीं बोलते। हो सकता है कोई भूल जाता हो तो वो लिख सकता है, पर जो बहुत बेसिक फैक्ट्स हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी मतलब बेसिक फैक्ट्स को सिनॉप्सिस में नहीं लिखना है। सिनॉप्सिस में बेसिकली वो चीज लिखना है जो आप बोलते हैं। क्या रहता है, जब पहले दिन आप पहला पेपर लिख कर आते हैं, पहले दिन आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी लिख के आते हैं, लगभग 1:30-2 बजे तक आप पढ़ना चालू करते हैं दूसरे पेपर के लिए, एग्जाम से लौट के आके। अगर आपने 5 मिनट में खाना खा लिया और पढ़ने बैठ गए तो दूसरे दिन आपको पूरा पॉलिटी रिवाइज करके जाना है और सोशियोलॉजी रिवाइज करके जाना है। इज इट पॉसिबल कि हम पूरी यूनिट्स पॉलिटी और सोशियोलॉजी की पढ़ के दूसरे दिन लिखने चले जाएं अपने मेन नोट्स के साथ? इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम सिनॉप्सिस बनाते हैं कि हम बिल्कुल छोटे छोटे, इतने, मेरी 90 पेजेस में पूरी पॉलिटी खत्म थी, लगभग 60 पेज में पूरी सोशियोलॉजी खत्म थी, 150 पेज पढ़ के गया था पेपर 2 के लिए। तो इट इज पॉसिबल टू रीड 150 पेजेस इन 6 to 8 आवर्स। तो ये चीज संभव हो जाती है। वो सिनॉप्सिस आपको इसीलिए जरूरी है कि बिकॉज एट द लास्ट मोमेंट जब रिवीजन का फेज रहेगा, आपको अगले दिन एग्जाम रहेगा, तब आपके सिनॉप्सिस ही काम है। तो राइट इट डाउन कि सिनॉप्सिस बनाना ही है। सिनॉप्सिस में पैराफ्रेजिंग नहीं होगी, अननेसेसरी नहीं रखोगे, फैक्ट छोटा सा लिख दोगे, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं लिखते हैं, एरो लगा के बस काम की बात लिखते हैं। एक प्लेन पेज है, एक लाइन खींचिए, इस तरफ भी लिखिए, इस तरफ भी लिखिए, ऐसे सिनॉप्सिस बने। इफ यू से, मैं अपने कुछ सिनॉप्सिस की फोटोग्राफ्स आपके ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि सिनॉप्सिस बनाना कैसे। ठीक है, हमारी नोट्स की बात होगी। दूसरी, मैं आपको एक रामबाण चीज मेंस के लिए बताना चाह रहा हूँ। वो जो मैं एज इट इज बता रहा हूँ, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप वैसे ही करोगे। आप मेंस के पीवाईक्यू की बुक ले लें, जिसमें एमपीपीएससी के पूरे मेंस के पीवाईक्यू लिखे रहते हैं, है ना? तो आपको क्या करना है कि सभी लोग बोलते हैं डेली लिखो, मैं भी बोलूंगा कि मेरा एक संकल्प था जब मैं मेंस की तैयारी करता था, तो मैं डेली 2 आंसर लिखता था। जैसे मैंने अभी आपको रेजोल्यूशन दिलाया है, मैं आपको आज 3 रेजोल्यूशन दिलाने वाला हूँ। ठीक है, आज इस वेबिनार खत्म होते होते आपको 3 रेजोल्यूशन लेने हैं। ठीक है, इस वेबिनार के सक्सेस के लिए।
बिकॉज ये वेबिनार तभी सफल होगा जब इसमें से जितने भी लोग ये देख रहे हैं सब अधिकारी बन जाएंगे, राइट। तो पहला रेजोल्यूशन हो गया 50 क्वेश्चंस पर डे। दूसरा रेजोल्यूशन मैं आपको दिला रहा हूँ कि टू आंसर, आपको 2 आंसर डेली लिखना है। 2 आंसर लिखे बिना सोना नहीं, जब आप मेंस डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो तो पीवाईक्यू मेंस जिसमें मेंस के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो ले आना। आप अगर जैसे ही मान लीजिए आपने 2 आंसर लिखे, वो 2 क्वेश्चन उस बुक में जहाँ लिखे हुए हैं उनको पूरे क्वेश्चन को हाईलाइट करो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस को लिखते हैं बट टिक लगा देते हैं। हमें टिक नहीं लगाना। मैं आपको मेंस की साइकोलॉजी भी समझाना चाह रहा हूँ। एक रोरिंग साइकोलॉजी होती है, ठीक है, मैं उस पर भी आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो पूरा आंसर हरा कर देना है, जो मतलब क्वेश्चन है वो हरा कर देना है बुक में। मान लो आपने 2 क्वेश्चन लिखे, उन दोनों क्वेश्चन को आप पूरा हाईलाइटर से हरा कर दोगे, टिक नहीं लगाओगे, डॉट नहीं रखोगे, पूरा क्वेश्चन को हरा करना। ऐसे ऐसे आप हरा करते जाओगे, फिर आप देखोगे कि 3 से 4 महीने में वो पूरी बुक ही आपने हरी कर दी। तो वो जो हरी बुक हो गई है वो आपको इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाएगी ना कि यार यू रोट ऑल द पीवाईक्यूज इट केम इन एमपीपीएससी मेंस एग्जाम। तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमने ये सभी क्वेश्चंस को एड्रेस कर लिया है, और आप बिलीव मी कि लगभग 30 to 40% क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं, अपने नोट्स में जो आपने लिखा है वो छापना है जाके। तो जो मेंस एग्जाम है जो कठिन है उसको आप ऐसे इजी बना लेते हो। गेटिंग में पॉइंट, आपको ये चीजें करनी। मैं टिक लगाने नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस को पूरा हरा करना। मेरी बात रखना, तब आपको उसका सही आनंद जब आपको बुक पूरी हरी हो जाएगी जब आएगा। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं हमें आंसर्स लिखना कैसे है। वी हैव 2 मार्कर्स, 7 मार्कर्स एंड 10 मार्कर्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, राइट। तो जो 2 मार्कर्स हैं वो हमें अराउंड 20 वर्ड्स के आसपास लिखने हैं। 7 मार्कर्स में हमें 60 वर्ड्स की लिमिट है। एंड 10 मार्कर एज यूजल 200 शब्दों में। 2 मार्कर्स में हमें अननेसेसरी नहीं लिखना है, हमें गलत नहीं लिखना है, हमें पैराफ्रेजिंग नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल किस जिले से संबंधित थे, ये आपका 2 मार्कर का क्वेश्चन है। आप वहाँ भोपाल लिख दो, वो सागर से संबंधित थे, उनका जन्म, पर आपको वहाँ भोपाल नहीं लिख देना है, कभी गलत नहीं लिखना। समझ रहे हैं? मतलब मैं भोपाल इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग उस आंसर को अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलत इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं 2 मार्कर में। 2 मार्कर में कभी भी कोई गलत फैक्ट मत डालना, क्योंकि वो आपकी कॉपी की इनिशियल पेजेस होते हैं, आपकी इमेज सेट हो रही होती है, और जो एवेल्युएटर है, चेक करने वाला है, उसको पता चल रहा है कि ये व्यक्ति यही झूठ बोल रहा है। तो हम इसको अधिकारी कैसे बना दें? जो व्यक्ति अपने खुद के एग्जाम में झूठ बोल सकता है, तो कल के दिन विद पावर्स, विद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पक्का उसकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होने वाली है, isn't it? So we have to share positive and good example through our copy। हमें सही लिखना है, जो आ रहा है वही लिखना है। डेफिनेशंस हमें बिल्कुल साफ सुथरी, कुछ सारी डेफिनेशंस आप एकदम रट के जाइए कॉपी में, नोट्स बनाते टाइम सीधे वहाँ कॉपी पेस्ट करके आइए, ठीक है। तो 2 मार्कर में अच्छा डाइवर्सिफाइड प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है। अगर उन्हें 3 चीज पूछ ली कि संविधान सभा में 3 महिलाओं का नाम लिखो, 1 2 3 करके लिख दिया। इस आंसर को पैरा में नहीं लिख के देयर आर 3 members ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच आर एज फॉलोज 1 2 3, ऐसा नहीं लिखना। ये लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, 1 2 3 डाल के 3 नाम लिख दो। मतलब सटीक बात करनी है, काम की बात करनी है। 2 मार्कर्स में सटीक बात करनी है, गलत कुछ नहीं लिखना है। नो इंट्रो, नो कंक्लूजन इन 2 मार्कर्स, ठीक है। समझ रहे हैं? अब हम बात करते हैं 7 मार्कर्स की। तो बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो 7 मार्कर्स से रिलेटेड आते हैं मेरे पास, कि इट इज मैंडेटरी और ऑब्लिगेटरी टू राइट इंट्रो और कंक्लूजन इन 7 मार्कर्स। तो एक बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इट इज एज इम्पोर्टेंट एज दैट यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन एज वेल एज कंक्लूजन इन 7 मार्कर्स। आपको 7 मार्कर में इंट्रोडक्शन भी लिखना जरूरी है और कंक्लूजन भी लिखना उतना ही जरूरी है। 7 मार्कर में आप लिख लीजिए क्या क्या करना है। 7 मार्कर्स में आप 2 से 3 लाइन का 1 से 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। मिनिमम 6 पॉइंट होने चाहिए आपकी मेन बॉडी में, और लास्ट सिंगल लाइन में आपको एक कंक्लूजन लिख देना है, ठीक है। अब कंक्लूजन कैसे लिखना है? फॉर एग्जांपल पीएम आयुष्मान भारत योजना की बात हो रही है, तो इसके अपने बेनिफिट्स और सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस बताने के बाद आप एक लाइन में लिख सकते हैं, इट ब्रिंग्स ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन ब्रिंगिंग गुड हेल्थ एंड वेलबींग टू द नेशन ऑफ इंडिया। एक लाइन में खत्म, ऐसे कंक्लूड करना है वो आपकी बात को। इंट्रोडक्शन इसी योजना का हम ऐसे देख सकते हैं, इट इज फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिया, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया।
ऐसे शुरू कर सकते हैं, फ्लैगशिप इनिशिएटिव, इट इज रिफॉर्मिंग स्कीम, ऐसे हम इसको बढ़ा चढ़ा के बता सकते हैं सरकार की योजना को, क्योंकि वो अच्छी योजना भी है और काफी चेंज लेकर भी आ रही है। 6 पॉइंट हमारे रहेंगे। हम डाइवर्सिफाइड रिप्रेजेंटेशन फॉलो करेंगे 7 मार्कर में। डाइवर्सिफाइड रिप्रेजेंटेशन जैसे कुछ को हम ऐसे लगा के 6 पॉइंट निकालेंगे, कुछ को बीच में सर्कल बना देंगे और 6 पॉइंट सर्कल से निकाल देंगे, कुछ डॉट 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 सिंपल लाइनों में 6 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है। और ये डाइवर्सिफाइड प्रेजेंटेशन का मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो मैं अभी अपनी कॉपी शेयर कर दूंगा आपके साथ, जो मैं मेंस में लिखता था, आप उससे समझ जाएंगे। मतलब हमारा पैटर्न है आंसर लिखने का, वो हर एक आंसर में सेम नहीं दिखना चाहिए। इस आंसर में हमने कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो किया है तो अगले में हम सर्कल बना देंगे बीच में, वहां से पॉइंट निकाल देंगे। सी आई नो कि ये बात कोई सेंस नहीं बनाती है कि हम डाइवर्सिफाइड प्रेजेंटेशन से क्या होता है, कंटेंट में दम होनी चाहिए। बट हम एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का नहीं। यहाँ पर वही चलता है जो चलता आ रहा है। सो ये मेरे कुछ हैक्स हैं जिनने काफ़ी हेल्प किया है मुझे मेंस में अच्छे स्कोर करने के लिए, और मैं वो हैक्स आपसे भी शेयर कर रहा हूँ कि आप अगर वो अपने आंसर राइटिंग टेक्निक्स है उसको इसमें इस हैक्स को जगह देंगे, इन्वॉल्व करेंगे, तो आपको भी नो डाउट फायदा मिलने वाला है। ठीक है। तो 7 मार्कर हमारे हो गए। 7 मार्कर में आपको अच्छा खासा नॉलेज चाहिए। सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स में आपका आंसर्स लिखते हैं। गागर में सागर भर देने वाली ये चीज होती है। आपके पास इतनी अच्छी वोकैब होनी चाहिए कि आप एक लाइन में अपनी सारी बात बोल दें। ठीक है। जैसे हम अच्छे अच्छे टेक्निकल वर्ड्स का यूज करें। मेरे मेंस में 747 मार्क्स थे। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन एमपीपीएससी। तो ये क्वेश्चन आया था किसी का। तो हमें ऐसी चीजें करनी है, इसमें पॉइंट वाइज लिखना है 7 मार्कर में। और जब कभी डिफरेंस लिखने की बात है, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, तो आपको ये करना है कि आप पैरामीटर लिखेंगे, फिर वहां पर आप ईस्टर्न घाट लिखेंगे, इस साइड वेस्टर्न घाट्स लिखेंगे, एक एक पैरामीटर वाइज दोनों का डिफरेंस। जब कभी भी डिफरेंशिएट करने वाला क्वेश्चन होगा, हमेशा हमें टेबल बना के ही लिखना है। जब कभी भी डिस्कस लिखा आएगा, हमको पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिखना है। जब कभी भी एवेल्युएट कर ऑप्शन आएगा, हमें विद एग्जांपल देने हैं उस क्वेश्चंस में। जब कभी भी क्रिटिकली एग्जामिन लिखा हुआ आएगा, तो हमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने हैं और एक वे फॉरवर्ड दे देना है। हमारा कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। ये पॉजिटिव इसलिए होना चाहिए कि वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। हमें सरकार की योजनाओं को लागू करने वाली शाखा में जा रहे हैं। वहां पर हमारा काम क्या है, जो सरकार ने योजना बना दी है उसको बहुत अच्छे से फील्ड पे एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वित करना। तो हमें अपने जो कंक्लूजन है, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे बात अगर हो रही है, तो आपको लिखना है कि इट इज अ ह्यूज कंसर्न फॉर द डेमोग्राफिक सिनेरियो ऑफ इंडिया, बट programs like family health planning, national family health planning, and population control mission plays a significant uh, role in this segment, and hopefully we will counter this problem। मतलब संभवतः हम इन योजनाओं से इस समस्या का निराकरण कर देंगे। तो हमें सकारात्मक देखना है मेरे अपनी कंक्लूजन में। हमें कभी भी ये नहीं लिख देना है कि इट इज वेरी नेगेटिव एंड पीपल एक्सप्लॉयटेटिव स्कीम। किसी भी स्कीम को नहीं लिखना। ठीक है। ये हमेशा याद रखना, सरकार के खिलाफ में कभी आपको ना आंसर में लिखना है ना कहीं बोलना है। ये याद रखिएगा। तो इट इज ऑल अबाउट 7 मार्कर्स। इसी घड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अपने 10 मार्कर्स की। इट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो पहले 11 मार्क्स के होते थे, अब 10 नंबर के हो रहे हैं। मैंने दोनों लिखे हैं एमपीपीएससी में। 22 वाला जब दिया था, जब 11 मार्क्स थे, और अभी जब 24 वाला दिया था, तब ये 10 मार्क्स थे। तो इसमें मैं आपको बताऊं, 3 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना होता है। आप मुझे 1 मिनट देंगे तो मैं पानी पी लेता हूँ। बहुत देर से मेरा गला सूख रहा था। ओके। सो 10 मार्कर्स। हाँ, मेंस में टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज एक बार के लिए लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट मेंस की टेस्ट सीरीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेंस बिकॉज मैं अभी आगे इसके बारे में बात करने वाला था। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। जो 10 मार्कर है ना, जो 10 मार्कर है उनमें हमें 3 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन देना है, और इंट्रोडक्शन बहुत आई कैची होना चाहिए। आई कैची मतलब चेक करने वाले को ये लगना चाहिए, उसका मन करना चाहिए कि हम इस आंसर को पूरा पढ़ना चाहते हैं।
मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बोरिंग सा डिसेंट सा इंट्रोडक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज लोकल सेल्फ गवर्नेंस, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस, ऐसा क्वेश्चन है। तो आपको सीधा डिफाइन नहीं करने लगना है कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस ये होता है। मतलब ये तो तब की बात है जब आपको कोई अच्छा पॉजिटिव और काफी अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन याद नहीं आता। वरना आपको बहुत अच्छा लिखना है इसके बारे में। इट इज द बॉटम अप अप्रोच ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ऐसे कुछ पिरामिड बना के शुरू कर देना है, अट्रैक्टिव लगे। चेक करने वाला पड़ेगा कि यार इसको इतना अच्छा नॉलेज है, इसका पूरा आंसर पढ़ते हैं। क्योंकि इसमें इशू ये है, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सबको आवाज क्लियर आ रही है? ओके। सो तो इसमें सीन ये है कि जो चेक करने वाला है 500 कॉपी चेक कर चुका है, ठीक है, और आगे 500 से चेक करने के लिए रखी हुई है, बीच में आपकी कॉपी है। तो ऐसा लिखना है कि आपके आंसर पढ़ने के बाद वो एक आगे वाली कॉपी में नंबर कम करे और आपके बाद किसी कॉपी को नंबर उतने ना मिले। ऐसा लिखना है, इसको ही कहते हैं आंसर राइटिंग। तब आपकी आंसर राइटिंग सफल है जब आप ऐसा लिखना सीख जाओ कि आपका आंसर देखने के बाद आगे वाली कॉपी के नंबर भी कम करे और पीछे किसी को नंबर उतने ना मिले जितने आपको मिल गए, क्योंकि बेस्ट आंसर बन जाए आपका आंसर। तो 10 मार्कर्स के लिए ये करना है, 3 से 4 लाइन का आई कैची अट्रैक्टिव और सटीक सही इंट्रोडक्शन, ठीक है। और उसके बाद मेन बॉडी भी डाइवर्सिफाइड रिप्रेजेंटेशन पैटर्न को हम उसमें फॉलो करेंगे। जहाँ ग्राफ समझ में आ रहा है वहाँ ग्राफ भी देंगे, ठीक है। ज्योग्राफी के आंसर्स में कभी बिना मैप के मत, ठीक है। ज्योग्राफी के आंसर्स में हमें मैप बनाना ही है, बनाने ड्रेनेज सिस्टम की बात हो रही है, मैप उतना जरूरी नहीं है बट हम बना देंगे, बिकॉज ये एक स्मार्ट तरीका है आंसर में कॉपी पेज भरने का। आप क्या है कि आप मैप जब बनाते हैं, जब आप मैप बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी जगह घेर लेता है। अगर आप देखो कि 10 मार्कर अगर आप दोनों पेज भरने बैठ जाओगे तो बहुत सारे लोग पेपर पूरा सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पूरा भरने का प्रयास करते हैं पेजेस। हमें वो नहीं करना है, हमें बड़ा सा मैप भी बनाना है, कुछ जगह वो भी घेर लेगा, हमें पॉइंट वाइज ही लिखना है, लाइन छोड़ के भी हम लिख सकते हैं, एरो बना के भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें हमें 10 मार्कर में कर लेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनका डाउट ये होगा कि सर टाइम पे पेपर पूरा नहीं होता है। तो उसका यही एक कारण है कि हम पूरे पेजेस बहुत अच्छे से भरते हैं। दूसरी चीज, हमको जो आंसर बहुत अच्छे से आ रहा होता है ना, हम उसको बहुत अच्छे से लिखते हैं। लगभग हमें एक 10 मार्कर में 6 से 6.5 मिनट या 7 मिनट देना है। बट जो क्वेश्चन हमको बहुत अच्छे से आ रहा होता है हम उसको 10-11 मिनट में बढ़िया सजा सजा के लिखते हैं, तो अगले आंसर के 4 मिनट छूट जाते हैं। ऐसा ऐसा करके हमको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए एग्जाम में, इसलिए हमारा पेपर छूट जाता है। तो ये भी एक कारण है पेपर छूटने का। तो आज से आप जितना जिस क्वेश्चन को डेडिकेटेड समय टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, सिर्फ आप उतना ही समय दें, अननेसेसरी 1 सेकंड भी ना दें। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ एफएलटी मेंस के लिख चुके होंगे। आप पेपर लिखना शुरू करते हैं 3 घंटे तक आपका हाथ नहीं रुकता, ठीक है, ये होता है ना। पैन शुरू हुआ फिर आपका 3 घंटे तक हाथ नहीं रुकता। तो उसके लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और एक आंसर को ज्यादा समय नहीं देते। सी, इट इज मीन्स आंसर राइटिंग। इसमें आपको अच्छा कंटेंट भी देना है, टाइम पे लिखना भी है, क्वेश्चन को पहचानना भी है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर लिखना है। दैट्स व्हाई इट इज चैलेंजिंग। और इट इज नॉट चैलेंजिंग व्हेन यू प्रैक्टिस अ लॉट। प्रैक्टिस मेक्स अ आंसर वंडरफुल। तो आप बहुत प्रैक्टिस करिए। आदमी क्यों कहता है कि मेंस लिखो आंसर लिखो? तो इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, है ना। तो क्या रहेगा कि व्हेन यू रोड 1000 times, lakh times, जब when you perform in the exam, you performed very well, exceptionally well. लोगों के पास टाइम की कमी पड़ेगी, आप एकदम लिख दोगे बिकॉज यू प्रैक्टिस द लॉट। सारी चीजें हैं 10 मार्कर में। लास्ट में जब आप कंक्लूजन लिखो तो उसमें सरकार की योजनाएं अगर कहीं फिट बैठ रही है उस कंक्लूजन में तो उनको डालें। 4 से 5 लाइन का कंक्लूजन डालें। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो 6-7 पॉइंट लिखने हैं वो कभी चैट जीपीटी का यूज करना। 10 इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडियन पॉलिटी ऐसा डालना, चैट जीपीटी आपको 10 इंपॉर्टेंस दे देगी बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। तो आप वैसे ही उसी फॉर्मेट में आपको भी लिखना चाहिए, जैसे चैट जीपीटी आपको आंसर लिख के दे रही है अगर वैसे ही आप लिखना चालू कर दिए एमपीपीएससी में तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और आप टॉप मोस्ट पोस्ट ले जाओगे। तो ये कुछ हैक्स थे मेंस के। अब हमारा आपको 2, 7, 10 तीनों नंबर पे हमारी बात हो गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंस में टेस्ट सीरीज कितनी जरूरी है। मेंस में जो टेस्ट सीरीज है
वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री बहुत होती है, क्योंकि क्या रहता है, टेस्ट सीरीज में हमको कंपटीशन भी पता चल जाता है। मेंस में आंसर राइटिंग स्किल्स दूसरे की कॉपी से देख के चुराया भी जाता है। मैं अपनी आंसर्स की कुछ चीजें दूसरों से देख के चुराई थी मैंने। बीच में वो गोला बनाना, वहां से पॉइंट निकालना, ये पहले मैं नहीं करता था, किसी की कॉपी में देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने चालू कर दिया। तो ये चीज भी कर सकते हो, इट इज प्रोडक्टिव थेफ्ट, राइट। उसके बाद हम लोगों से पता भी चलता है कि हमारा पेपर टाइम पे नहीं हो रहा, वही पेपर उतने टाइम पे कोई दूसरा बच्चा लिख के घर चला जा रहा है। मतलब इट इज काउंटरेबल। ये चीज जो हमारा प्रॉब्लम है, इसको काउंटर हम कर सकते हैं, क्योंकि अगला बच्चा भी उसी टाइम में उतने ही समय में वही पेपर अटेम्प्ट करके जा रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ हमारे साथ ही आ रही है, तो हम उस पर काम कर सकते हैं। एक हमको रियलिटी चेक भी मिलता है मेंस के टेस्ट सीरीज के थ्रू, कि हम लगभग 1500 बच्चों की लाइन में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लगभग वहाँ जो स्टैंड कर रहे हैं, लगभग उसी रेशियो में हम एमपीपीएससी वाली लिस्ट में रहेंगे। मेंस की टेस्ट सीरीज में हमारा सिलेबस का रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। फॉर एग्जांपल आज 4 यूनिट का टेस्ट है, या पेपर में पार्ट ए का टेस्ट है, तो हमारा पूरा रिवाइज हो जाता है टेस्ट के चक्कर में। एक ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो इसीलिए मेंस की टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। आप रियलिटी चेक, आपका एवेल्युएशन भी बेसिकली टेस्ट सीरीज के थ्रू ही होता है। अगर आप टेस्ट सीरीज में टॉप कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली देयर इज वेरी हाई चांस कि आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा और आपके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाला है। तो मेंस टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है। सो रिगार्डिंग एमपीपीएससी मेंस, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बट मेंस की टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करना चाहिए? मेंस के 2-3 महीने पहले से, 4 महीने पहले से। मतलब इसका वेट मत करें आप कि आपका पूरा सिलेबस हो गया है तभी आप ज्वाइन करें, नहीं। आप टेस्ट सीरीज के चक्कर में ही आपका सिलेबस होगा, अलग से आपका सिलेबस हो नहीं पाएगा। सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वर्सेस हार्ड कॉपी नोट्स पर फ्री, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मच बेटर देन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। बट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर हमारे ललित भैया जैसी हो जो ये बनाते हैं, तो इनका भी कोई तोड़ नहीं है, मैंने भी दी है। सर मल्टीपल रिवीजन के लिए शेड्यूल कैसे होना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी ने किया है कि मल्टीपल रिवीजन के लिए शेड्यूल कैसा होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आ, इसको हम एड्रेस करते हैं। क्या है, आपके 6 पेपर है, 6 पेपर और लगभग आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मैं क्या करता था कि मैं जैसे ही लाइब्रेरी में सुबह 8 बजे से लगभग पढ़ना चालू कर देता था, तो शुरू के 10 मिनट पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और ये शब्द पढ़ता था, तद्भव तद्भव शब्द वगैरह, जिससे मेरे पेपर 5 और 6 लगभग प्रिपेयर होते रहते थे। 10 मिनट ही पढ़ता था बस। पर दैनिक भास्कर पढ़ता था जो भी हिंदी में था, इस चक्कर में मेरी हिंदी सुधर गई। उसके बाद मैं फॉर एग्जांपल हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो 2 घंटे हिस्ट्री लंच के पहले तक। फिर मैं लंच करने गया, मैस गया खाना खाने, वहां से लौटा। मैं कभी दोपहर में सोया नहीं हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स दोपहर में सो जाते हैं, मैं कभी दोपहर में नहीं सोया। और पहले मैं भी सो जाता था। तो ये चीज आप भी कर सकते हो, कभी नहीं सोना है दोपहर में। हम विद्यार्थी हैं, हमारे लिए कुछ चीजें नहीं बनी है। ओके, राइट। तो फिर मैं लंच करके आने के बाद फिर एक कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ता था। फॉर एग्जांपल पॉलिटी पढ़ ली मैंने 2 घंटे। फिर 2 घंटे मैंने ज्योग्राफी पढ़ ली। 3 सब्जेक्ट हो गए हैं। फिर शाम की चाय होती थी, शाम की चाय के बाद फिर 4 घंटे हम पढ़ लेते थे रात को सोने तक। तो एक सब्जेक्ट उसको पकड़ते थे, और लास्ट के 1 घंटे पूरे सुबह में जो पढ़ा है उसका रिवीजन। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, तो डेली आपके 4 सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे, मतलब पढ़ लोगे। और लास्ट के 1 घंटे आप उसको रिवाइज भी कर लोगे और 2 आंसर भी लिख लोगे। इट इज़ वेरी प्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। किसी का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने वो एड्रेस करना चाहा। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया। मीन्स स्कोरिंग हाई कैसे करें? मार्क्स स्कोरिंग हाई कैसे? सी, आप एग्जाम्पल्स अच्छे दें, बहुत सारे स्कॉलर्स को कोट्स करें, अच्छे से लिखें, सही लिखें, गलत ना लिखें, पढ़ के जाएं, तो ऑटोमेटिकली अच्छा आंसर होगा। सर मेंस पढ़ना कहाँ से शुरू करें? सिलेबस, पहला पेपर पहला लाइन, वहां से नोट्स बना के चालू करें। 10 मार्कर में दोनों पेज भरना जरूरी है कि नहीं? भरा हुआ दिखना जरूरी है। मैंने अभी आपको बताया ना कि अब कुछ लोग दोनों पेज भरते हैं, घंटों लग जाते हैं, उनका पेपर पूरा नहीं होता है। भरा हुआ दिखना जरूरी है। बड़े बड़े मैप बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, जिससे आपका पेज भरा दिखे। एक्चुअली में भरा होना जरूरी नहीं है। लगना चाहिए कि 200 शब्द लिखने हैं, आप 180 से 220 तक के बीच में कोई भी शब्द सीमा पकड़ सकते हो। ठीक है, किसी का एक मैसेज है, ऐसे कैसे लिखना है? तो ऐसे के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे आपको डेली, तो मैं दैनिक भास्कर पढ़ता था, उस चक्कर में मेरी हिंदी सुधर गई। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि ऐसे हमारा 6th पेपर है, ठीक है। व्हेन यू एनालाइज टॉपिक्स ऑफ ऐसे सिलेबस, यू रियलाइज कि ये जो टॉपिक्स हैं, जो हमारे निबंध के जो टॉपिक दिए हैं, उसमें ये सीन है
कि जो जैसे ग्लोबलाइजेशन, कल्चर, संस्कृति, भारत की संस्कृति, ये सोशोलॉजी का टॉपिक हो गया। ग्लोबलाइजेशन ये इकोनॉमी का टॉपिक हो गया। मतलब अगर हमने शुरू के 5 पेपर अच्छे से पढ़े हैं तो उन्हीं पे आधा। अब आपको क्या करना है, निबंध के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, शुरू 20 निबंध के मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। आप निबंध पिछले निबंध पेपर देखोगे, आप देखोगे कि शुरू के 20 टॉपिक में एक दो टॉपिक निबंध के फाइनल पेपर में फंस जाते हैं। राइट। तो अब शुरू के जो निबंध के टॉपिक्स हैं उसके सिनॉप्सिस बना लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे भारत की संस्कृति पे निबंध है, एक वाइट प्लेन में लिखिए कि जब भी आप भारत की संस्कृति पे निबंध लिखेंगे तो इन पॉइंट को लिखेंगे, ये लिखेंगे, इस स्कॉलर का कथन लिखेंगे, ये डेटा लिखेंगे, भारत में कितने धर्म है। मतलब एक ही पेज में उसका मटेरियल बना लीजिए कि इसमें निबंध लिखेंगे। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं निबंध लिखते कैसे हैं। तो आपके इंस्टीट्यूट ने आपको सिखा दिया होगा, बट स्टिल मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। निबंध कभी भी पॉइंट वाइज नहीं होता। निबंध मतलब ऐसा जिसमें एक पैरा की दूसरे पैरा से बंधन बरकरार हो। ठीक है, इट्स अ बॉन्ड बिटवीन बोथ द टू पैरास, दैट्स कॉल्ड ऐसे राइटिंग। निबंध में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम पहले पैरा का मतलब दूसरे पैरा से नहीं होगा, पहले पैरा की बात जहाँ खत्म होगी दूसरे पैरा की बात वहां से शुरू होगी। एक जोड़ होना चाहिए निबंध में। निबंध में हेडिंग नहीं डलती। कुछ लोग ऐसा मेरे कॉपी दिखाने आए थे नॉर्मल जब मैं था कि निबंध में उनने इंट्रोडक्शन डाल के फिर इंट्रोडक्शन लिखा था, लास्ट में कंक्लूजन। नहीं, निबंध में कभी हेडिंग नहीं डलती। कभी निबंध में पॉइंट वाइज फ्लो चार्ट ये कुछ नहीं बनता। निबंध एक निबंध है। निबंध अगर आपको बहुत अच्छा लिखना सीखना है तो दैनिक भास्कर में 2 आर्टिकल्स आते हैं जर्नलिस्ट के, वो पढ़ना डेली चालू कर दो। मैं पढ़ता था, उससे काफी मेरी हेल्प हुई है। तो निबंध आपको पूरा पैरा में लिखना है, एक पेज में मिनिमम 3 पैरा आने चाहिए। एक ही पैरा बड़ा, बड़े बड़े पैराज में नहीं लिखना। 8-10 लाइन लिखनी है फिर पैरा चेंज करना है, 8-10 लाइन लिखनी है फिर पैरा चेंज करना है। साफ होनी चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए। जो व्याकरण है उसकी गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निबंध का परीक्षण एमपीपीएससी द्वारा बहुत सूक्ष्मता से और बारीकी से किया जाता है। तो कोशिश करिए कि आपकी भाषा सरल हो, प्रभावी हो, और गलत शब्द, गलत व्याकरण आपके निबंध में ना परिलक्षित हो, ना उन्हें देखने में। आप जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप देख सकेंगे कि मैं उतने इंग्लिश टर्म्स का यूज कर रहा हूँ और उतने ही हिंदी शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको दोनों भाषा में कमांड बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका ऐसे वाला जो डाउट था वो एड्रेस हो गया है। हमने मेंस में बात कर ली है। और सर मोटिवेट कैसे रहें, एक क्वेश्चन है। तो मोटिवेशन के लिए ये बताइए, हमेशा याद रखिए, व्हाई यू स्टार्टेड, व्हाई यू केम टू इंदौर। एवरीवन हैज केम टू इंदौर भोपाल फॉर देयर डिजायर्ड गोल्स। आप तैयारी क्यों शुरू करी थी? आप अपनी पारिवारिक स्थिति देखते रहिए। आपने कसम खाई होगी कि आपको अपने माँ बाप को एक अधिकारी का माँ बाप कहलवाना है। तो वो चीज, मैं आपको एक चीज बता दूं, सिलेक्शन लेना कठिन नहीं है, रास्ते में ना भटकना बहुत कठिन बात है। इजिली लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर अपनी गोल्स से दूर होते जाते हैं। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर पाथ, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्ट्रेटजीज, यू हैव टू फोकस ऑन योर सिलेबस। स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन एज वेल एज कंफर्ट जोन। इन दो चीजों से हमेशा दूर रहना। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना और कंफर्ट जोन में आने से दूर रहना, बिकॉज कंफर्ट जोन किल योर ड्रीम्स। इट हैज पोटेंशियल। सो रिमेंबर दैट, ऑलवेज stay disciplined, stay dedicated. It will help you a lot, right? सर मेंस के लिए सोच बताइए ना। मेंस के लिए पूरी बुक लिस्ट है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो मेरी बुक लिस्ट है, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही पढ़ के सिलेक्शन लेते हैं, है ना। जैसे 19 डीएसपी बने 2014 में, तो 19 तरीके हैं डीएसपी बनने के। ठीक है, एक उनमें से मेरा तरीका है। तो मेरी स्ट्रेटजी ही सही है ये मैं कभी क्लेम नहीं करता, सिर्फ मैं ही सही हूँ ये मैं कभी भी क्लेम नहीं करता। बट इट विल हेल्प यू अलॉट, मैं बस ये बात बोलता हूँ। तो मैं आपको बुक लिस्ट शेयर कर दूँ। ओके, 2 पेपर कंप्लीट हो गए हैं। कीप गोइंग, आगे सारी चीजें हो जाएंगी। 4 मंथ में मेंस हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। बट आपको डेडिकेटली डेली 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग की तरह नोट्स बनाना, इट इज गुड। ठीक है, अगर आप वैसे ही नोट्स बनाते हैं तो काफी हैबिचुअल हो जाएंगे अच्छा आंसर लिखने में। हाउ टू कवर पेपर 3, इट इज वेरी वास्ट एंड लेंथी। ये एक अच्छा क्वेश्चन। सी, पेपर 3 काफी खतरनाक सा पेपर अपीयर होने लगा है लोगों को, पर मैं ये मानता हूँ कि सबसे सिंपल और सबसे इजी पेपर वही है। पेपर 3 में पार्ट ए इकोनॉमी है,
पार्ट बी साइंस एंड हेल्थ, साइंस टेक एंड हेल्थ है। इकोनॉमी अगर आप अच्छे से पढ़ लें बेहतरीन तरीके से तो सीधा सीधा फैक्चुअल सब्जेक्ट है, डेटा याद होना चाहिए और परिभाषाएं और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो वो बन जाता है। साइंस एंड टेक ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, बस उसमें अच्छा खासा पढ़ना, अच्छे सोर्स से पढ़ना ये जरूरी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल सीधी डेफिनेशन है आती है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, आप डिफाइन करोगे वो रिएक्शन लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैथ्स में जो आप मीन मॉड मीडियन के क्वेश्चंस आते थे उसमें पूरे पूरे नंबर मिलते थे। मतलब साइंस तो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसको इतना पहाड़ और इतना कठिन मत मानो। ठीक है। अब किसी का मैसेज आया एथिक्स, तो एथिक्स में मैं आपको एथिक्स की आंसर राइटिंग की कुछ टिप्स देना चाहूंगा। एथिक्स में हमेशा आपको अपने आंसर में एग्जाम्पल डालना है। आपको हमेशा एथिक्स के आंसर में जो एथिक्स के सिलेबस में वो कैप दी हुई है जैसे इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इन शब्दों का यूज करना है। ठीक है। और एग्जाम्पल डालना है, भारत के कुछ महान अधिकारी हुए हैं, है ना, आपको गूगल पे उनके एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जैसे वुमेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम सम्माननीय किरण बेदी जी की बात करते हैं। ठीक है। जैसे इंटीग्रिटी, पॉलिटिशियंस विद इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे एग्जाम्पल्स याद करके रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ग्राम स्वराज की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। आप अपने एथिक्स के आंसर में एग्जाम्पल्स भी डालिए, डेटा भी डालिए, और वो काफ़ी पॉजिटिव लगने चाहिए आपके एथिक्स के आंसर। राइट। एथिक्स की बात हो रही है तो मैं केस स्टडी पे भी कुछ बोलना चाहूंगा। केस स्टडी में हमेशा आप याद रखिए कि जो उन्हें पूछा है वही लिखना है, उस केस से संबंधित यहाँ वहाँ की चीज़ें नहीं लिखनी है। दूसरी चीज़, पहली लाइन में आपको लिख देना है कि दिस इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रिटी, ये जिससे भी संबंधित वो केस स्टडी है जिस भी टॉपिक से। दूसरी चीज़, आपको स्टेक होल्डर्स जरूर लिखने हैं केस स्टडी में। स्टेक होल्डर्स मतलब इस समस्या से या इस जो भी आपकी केस स्टडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम देते हैं, इससे कौन कौन लोग प्रभावित हैं या कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहीं पर कोई सुसाइड कमिट हुई है तो उसमें वो संबंधित व्यक्ति स्टेक होल्डर है, उसकी फैमिली स्टेक होल्डर है, लोकल एरिया का थाना प्रभारी और पुलिस स्टेक होल्डर है, डीएसपी स्टेक होल्डर है। ठीक है। और सुसाइड की पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है तो गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है। ऐसे ऐसे स्टेक होल्डर आप बना के लिख सकते हैं। केस स्टडी में प्लीज डू मेंशन स्टेक होल्डर्स, विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स। राइट। तो ये आपका एथिक्स हो गया, मेंस हो गया, हिंदी पे बात हो गई है। शुड बी गो टू द इंटरव्यू फेज या मेंस के भी कोई हमारे डाउट्स बाकी हैं? आप लोग जल्दी जल्दी से मेंस से रिलेटेड अपने डाउट्स बता दीजिए। सर स्पीड इज स्लो, तो स्पीड इसका स्लो हो तो इसको बार बार लिख के इसको काउंटर करना पड़ेगा, स्पीड तेज करनी पड़ेगी, आप तभी अधिकारी बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है एक प्रयास करने पे एक दिन स्पीड भी तेज हो जाती है। ठीक है। इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चन अलग से आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। जैसे मुझे भी हर बार इकोनॉमी में दो तीन क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं टू मार्कर में जो मुझसे नहीं मिलते, मैं छोड़ के आ जाता हूँ। आप टू मार्कर में बिल्कुल, जो टॉपर्स हैं वो भी एक दो टू मार्कर छोड़ के आते हैं, तीन चार टू मार्कर छोड़ते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। जो नहीं आ रहा बिल्कुल छोड़ के आओ। ऐसा ना हो कि 15 टू मार्कर में से आप सिर्फ दो लिख के आए हो, 13 नहीं आ रहा, क्योंकि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो मोस्ट हार्ड टू मार्कर्स हैं वो दो तीन ही क्वेश्चन बहुत कठिन आते हैं, बाकी सब सिंपल ही आते हैं। राइट। और बताइए मेंस से रिलेटेड। फर्स्ट रीडिंग से ही नोट्स बनाना चाहिए? नहीं, नोट्स हमेशा सेकंड रीडिंग से स्टार्ट करना चाहिए, वरना पहली रीडिंग से कभी नोट्स की किताब छाप लोगे आप फिर से। ओके। इंग्लिश मीडियम के लिए GS 5 और GS 6 में कितना स्कोर होना चाहिए? जितना ज्यादा कर सकते हो। जैसे पेपर हिंदी में 200 में से लगभग 140-50 स्कोर होना चाहिए आपका, और निबंध में आपको 55 to 60 मार्क्स होना चाहिए। और इंग्लिश मीडियम के अगर आप हो तो इसमें आपको बहुत मेहनत लगने वाली है। मैं भी इंग्लिश मीडियम का हूँ, मुझे पता है, करना पड़ता है, मैंने भी किया है, चीज़ें हो जाती हैं, उससे दूर नहीं भग सकते। और मैं बता रहा हूँ दोनों मीडियम अच्छे हैं सिलेक्शन के लिए। ये बहुत सारे, एक मीडियम पे हम 2 मिनट बात कर ही लेते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मीडियम से ही सिलेक्शन हो रहा है। राइट। ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले, बस इंग्लिश मीडियम वाले हवा में ना रहें कि हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, और हिंदी मीडियम वाले हवा में ना रहें कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। हमारे तो पेपर 5 6 फॉर्म है, दोनों को दोनों भाषाओं का सम्मान देते हुए उनको अच्छे से पढ़, दोनों के सिलेक्शन होते हैं। आई थिंक नाउ वी हैव टू गो फॉर इंटरव्यू फेज। देखो मेंस में आपको पूरी जान लगा देनी है। मेंस का सार ये है, मेंस पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते अपनी जान लगा देनी, क्योंकि आपके हाथ में जो चीज़ है वो मेंस के नंबर ही है, प्री के नंबर जुड़ते नहीं है। इंटरव्यू में आप
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। इट इज़ एवेल्युएशन ऑफ योर पर्सनैलिटी। ये फिर ऐसा है जो आपकी पर्सनैलिटी को एवेल्युएट करने के लिए रखा गया है। इसमें वो ये फोकस करते हैं कि आप कितने ऑथेंटिक व्यक्ति हो। आपका डेफ इसलिए मंगाया जाता है, इज यू सुटेबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। क्या आपके एथिक्स ठीक हैं। इंटरव्यू में हमेशा आप जो हो वो बने के रहना। एक हॉबी अपनी सच में विकसित कर लो। कोई गेम खेलने लगो, कोई बुक लिखने लगो, जिसलिए आपको इंटरव्यू के जब आप डेफ भरोगे ना, तो आपको कोई फेक हॉबी ना लिखनी पड़े, है ना। एक हॉबी अपनी कोई रुचि बना लो और उसमें आप अपना लिखते चलो। दूसरी चीज, इंटरव्यू में वो इतने सीरियस लोग बैठे रहते हैं, इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे रहते हैं कि आप उनके सामने कितना ही फेक बन लो, आपकी रियल पर्सनैलिटी सीधे सामने आ जाती है ना। मतलब सीधे रख के आ जाती है। तो आपको एक अच्छा इंसान अभी से ही बनने लगना है। आप डेप्यूटी कलेक्टर, डीएसपी, एडी, आप किसी को भी टारगेट कर रहे हो, यू हैव टू बिकम आइडियल पर्सनालिटी इन दिस इंडियन सोसाइटी। आपको एक आदर्श अभी से बन जाओ, जिसलिए आपको इंटरव्यू में झूठ बोलने की या झूठे बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, इंटरव्यू फेज में जिन लोगों के भी इंटरव्यूज हैं, वो न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ने ही है, करंट अफेयर से अपडेट रहना, सरकार की योजनाएं पढ़ना समझना है और अपना एक स्टैंड रखना है। ठीक है। भारत में क्या हो रहा है, अवेयर रहना है। भारत में जो हो रहा है उसका वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव है। कभी भी इंटेलेक्चुअल्स के बीच में चर्चा हो रही है तो उसमें पार्टिसिपेट करना है। कॉन्फिडेंट रहना है, वोकैब अच्छी कर लेनी है। आप मिरर टॉकिंग करनी है। आप मिरर में देख के खुद से बात कर सकते हो, खुद से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। पैराफ्रेजिंग फंबल नहीं करना है बोलते टाइम। ठीक है। एक आपको इंटरेक्टिव और इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करना है। चार लोग बात कर रहे हैं तो घबराना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर मैं क्लास ले रहा होता तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करने में डरते, लेकिन टाइप करने में नहीं डरते। तो आपको ऐसा बनना है कि कितनी भी बड़ी क्लास हो, कोई भी लेक्चर ले रहा हो, आपको जो आपका डाउट है वो खड़े होके अच्छे से पूछना है, बिना घबराए, बिना डरे हुए, कि बिना इसके बारे में सोचे हुए कि लोग क्या कहेंगे। तो एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी बननी है, हम्बल पर्सनालिटी बननी है। इंटरव्यू में भी हमेशा मेक श्योर करना कि आप एक हम्बल व्यक्ति हो, अपनी हम्बलनेस शो करना वहाँ, अफर्मेटिव होना, सटीक बोलना, बट हम्बल तरीके से बोलना। कई बार हम सटीक बोल देते हैं तो काफी रूड साउंड करते हैं, राइट। बट हमें वो सटीक बोलना है काफी अफर्मेटिव वे में, पोलाइट वे में। आपको पोलाइट रहना, ठीक है। उनके क्वेश्चंस को एड्रेस करना है, अच्छे से सुनना है। जब वो बोले उनके बीच में बोलना नहीं है। सॉरी, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है सीधे से सॉरी बोल देना है, क्योंकि वो एक कैंडिडेट चुन रहे हैं जो कि एक इंसान है, उन्हें रोबोट नहीं बैठा। नहीं तो वो एक डीएसपी की कुर्सी पर रोबोट भी बैठा सकते हैं, वो उनसे अच्छे डिसीजन ले लेगा इंसान से। बट उन्हें इंसान चाहिए जिसके पास इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो। तो शो योर इमोशनल इंटेलिजेंस टू द इंटरव्यू पैनल। शो that you are a humble person, sensitive person and a knowledgeable person. You have decent amount of knowledge। इसको ध्यान रखना, ठीक ठाक तरीके से बोलना। और जब आपका इंटरव्यू रहे तो अच्छी जगह मॉक देना। जहाँ मॉक देने जाओ तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मॉक लेने वालों का तरीका और मेन इंटरव्यू में जमीन आसमान का अंतर है। तो बोथ आर नॉट इवन 10% सेम। ठीक है। तो एक अच्छी जगह आप, जैसे हमारे ललित सर एक्सपीरियंस हैं, सिलेक्ट हुए हैं, इनको जरूर मौक दें। तो जो सिलेक्ट हुए हैं उनको मौक देंगे तो आपको बता पाएंगे, क्योंकि हाल ही में जो सिलेक्ट हुए हैं वो आपको हाल ही का सिनेरियो बता पाएंगे एमबीपीएससी से रिलेटेड, राइट। तो अच्छी जगह मौक दें। ऐसा ना हो कि एक भी मौक ना दे, इसमें मत रहिए। ठीक है। इसमें कभी मत रहना कि बिना मौक दिए सीधे वहां चले जाओ। दो तीन मौक देना कि जो कमियां रहेंगी वो कोई पकड़ के बता पाए। हर जगह मौक देने मत जाना, क्योंकि व्हेन यू गिव टू मॉम, जो व्यक्ति आपको कोई रिफॉर्म सजेस्ट करता है तो आप उस पर काम करने लग जाते हो। इस कोचिंग ने 10 रिफॉर्म बोले, इस कोचिंग ने 10, ऐसे ऐसे करके 100 रिफॉर्म आपने इकट्ठे कर लिए जो आपको करने हैं अपनी पर्सनैलिटी। इज इट पॉसिबल कि आप सिंगल पर्सनैलिटी में 100 रिफॉर्म विद इन 10 डेज ला पाओ? इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हर जगह मॉक नहीं देना है। सिलेक्टिव अच्छी जगह मॉक दीजिए, दो तीन जगह ही दीजिए, तीन चार मॉक ही दीजिए, फिर मेन इंटरव्यू देने जाइए। दिस इज माई वे ऑफ इंटरव्यू स्ट्रेटजी। हम्बल इंटरव्यू का मैं आपको सार बता देता हूँ। हम्बल रहना है, और जो डेफ में लिखो उसके आसपास का भी पूरा नॉलेज पढ़ के जाना है बस। और इतने में आपके इंटरव्यू में अच्छे नंबर आएंगे। मेरे खुद के नहीं आए, बट विश करूंगा आप सभी के आए, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। यू गाइस हैव एनी डाउट्स, जस्ट पिंच मी हियर। अब आप अब आपका 10 मिनट का सिर्फ हम डाउट का सेशन रख लेते हैं। प्री, मेंस और इंटरव्यू हो गया। ये तीनों फेज में चर्चा आपको कैसी लगी? आप फीडबैक भी दे सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी बता सकते हैं।
पेपर पेपर थर्ड इज हार्ड। सी, पेपर थर्ड हार्ड है, बट आपको उस पर काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जीवन में मैं अपने जिस भी चीज से डरता रहा हूं, जिस दिन मैंने अपने उस डर को काउंटर किया है, फिर मैंने खुद पे हंसा है कि यार ये उतना कठिन था नहीं जितना मैं इसको सोचता था। ठीक है। तो कभी भी समस्या को इतना बड़ा मत समझो कि जिस दिन काउंटर कर लेते हो तो वो समस्या बहुत छोटी लगने लगती है। पेपर थ्री पे काम करो, अच्छा खासा समय है, सोर्सेज निकालो, पढ़ो, नोट्स बनाओ, पीवाई क्यू देखो। आपके पास पीवाई क्यू तो है ना, मेंस में दो चीजें, पीवाई क्यू और सिलेबस। ये दो चीजें आपकी नैया पार लगा देंगी। पीवाई क्यू से आपको एमपीपीएससी की हद पता चलेगी, लेवल पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो कहाँ तक जा रहा है, और सिलेबस से आप तैयारी कर ही लो। दोनों को, एक हाथ में पीवाई क्यू रखो, एक में सिलेबस रखो, इससे पढ़ाई होगी। हिस्ट्री के लिए मैं बुक लिस्ट दे दूंगा, सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चंस का जवाब मेरा ये है कि मैं बुक लिस्ट आपको दे दूंगा। ठीक है। तो और दूसरे डाउट्स हो तो आप शेयर कर सकते हैं। और साथ में जो व्यक्ति, प्लीज मुझे बताएं कि ये सेशन जो आज का वेबिनार है वो आपको कैसा लगा, कुछ समझ में आया, कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए, सो दैट आई कैन नो कि मैं जो बोला हूँ आपको समझ में आया, आप रिलेट कर पाए, ऐसा। हॉबी पॉडकास्ट देखना हो सकता है, बट फिर इतनी वास्ट हॉबी है कि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। मेरी हॉबी वॉलीबॉल है और बुंदेलखंडी व्यंजन बनाना है। ठीक है, और कुछ डाउट्स? बाकी मैं समय समय पे अपने कुछ सोशल मीडिया हैंडल से भी लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ। आपको मिल जाऊंगा मैं डीएसपी शोम वर्मा के नाम से इंस्टाग्राम पे भी, तो आप वहाँ मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट वो ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो जिन व्यक्ति के काफ़ी सीरियस डाउट्स हैं वो मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। और रेफरेंस प्लीज सारांश अकेडमी रेफरेंस डाल दोगे तो मैं आपको वहाँ पर जवाब दे दूंगा। बट मेक श्योर कि वो सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चन हो, एमपीपीएससी से रिलेटेड ही क्वेश्चन, राइट? तो आई थिंक, इज देयर एनीवन फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम? Anyone in the meeting from the management team? I think it's official ending of our session. Uh, so ये आपको कुछ जो 1 घंटे में आपसे मैं प्री मेंस इंटरव्यू के लिए चर्चा कर सकता था वो मैंने करा है। बाकी आपको जो भी कुछ और डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो जस्ट डीएम मी इन द इंस्टाग्राम। माय आईडी इज डीएसपी शोरूम वर्मा, वो आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे। जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है वो अपने क्वेश्चंस ललित भैया को सेंड कर दें और इनके ग्रुप पर शेयर कर दें, वो मुझ तक फॉरवर्ड हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ। I think there is no one from the management team. So should we end this session? वो तो So देखिए, जी सर एंड कर लेते हैं। ठीक है, okay. So all the very best to all the aspirants. Wishing you lots